नमस्कार। छुट्टी का दिन। आई होप कि आप भी आराम से अपना या तो काम में बिजी होंगे या निकल रहे होंगे काम के लिए। मैं भी थोड़ा सा आलस में आ गया। शाम हो गई, 5:30 बज गए, तो मैंने सोचा कि हाँ, थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं। तो कल जैसा कि सुबह हमने बात की थी कि लग रहा है खतरा। बाइडेन साहब ने यूक्रेन को बोल दिया है लॉन्ग डिस्टेंस वाली मिसाइल यूज़ करने के लिए, लेकिन ये अंदाज़ा नहीं था कि वो इतनी जल्दी यूज़ करेंगे और बात को आगे बढ़ाएंगे। और जैसा कि मेरा टाइटल भी ये था, वेट एंड वॉच। जब मार्केट, ये तो निश्चित था कि ग्रीन में खुलेगी, लेकिन इस कदर ऊपर जाएगी ये कल्पना से परे था। 350 नहीं, 326 328 पॉइंट के करीब धीरे 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 करते हुए पहुंच गई। सोचा ही नहीं था कि इतने ऊपर जाएगी। कहाँ तो मैं बॉटम फिशिंग की बात कर रहा था आप लोगों के साथ भी, और अपने मन में भी सोच रहा था कुछ देखूंगा नीचे, लेकिन वहाँ कुछ ऐसा था ही नहीं। पूरे के पूरे पोर्टफोलियो में पीडीलाइट, पीआई इंडस्ट्रीज, हिंडाल्को, एनएमडीसी, या इस तरह के कुछ 5-6 शेयर सिर्फ लाल दिखाई दे रहे थे, बाकी सब कुछ हरा हरा था। तो नीयत बदल गई। देखा मैंने क्या क्या बढ़ रहा है। देखा कि भाई आईटी थोड़ा सा बढ़ रहा है, रियल्टी बढ़ रहा है, इंश्योरेंस गिर रहा है, उसके बाद मेटल्स भी थोड़ा बढ़ रहे थे। तो मैंने वही एसबीआई के पीछे लगा हुआ हूँ आजकल। एसबीआई लाइफ को कोशिश की मैंने, 1505 पे लगा के छोड़ दिया, लेकिन मुझे नहीं मिला। 1510-12 तक रहा, हालांकि नीचे बीच में गोता लगाया था, लेकिन वो मेरे लगाने से पहले 1503 तक शायद वो गया था, तो नहीं मिला। तो उसके बाद मुझे क्या लगा, मुझे लालच आ गया कि अब ये हालत ख़राब हो गई है, क्योंकि पुतिन साहब की खबर आ गई थी 2:30 बजते बजते कि न्यूक्लियर पॉलिसी को उन्होंने मंजूरी दे दी है, यानी कि अब ये मामला गड़बड़ा सकता है। और जब वो न्यूक्लियर वॉर की बात कर रहे हैं या पॉलिसी को मंजूर कर रहे हैं, इसका मतलब न्यूक्लियर वॉर पे भी वो आमादा हैं, क्योंकि इज्जत तो बचानी है। अब यूक्रेन के सामने घुटने तो टेकने नहीं है। तो और ऐसा हुआ तो वर्ल्ड वार की आशंकाएं बढ़ जाएंगी। तो ऐसे में पैसा जेब में होना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने कुछ पार्शल प्रॉफिट बुकिंग की है। सारा तो शायद मैंने हाँ, सारा मैंने सिर्फ एक बेचा है, शेयर इंडिया सिक्योरिटीज़। काफ़ी बड़ा वो था मेरे पास थोड़ा सा, तो मैंने सोचा कि पैसे इकट्ठे करने हैं। तो कल मैंने 3-4 लाख रुपए इकट्ठे किए हैं। मुझे लगा कि फ़ायदा ही हो रहा है, घाटा नहीं है। कल को सारा का सारा लाल हो जाएगा और ख़रीदने को पैसे भी नहीं होंगे। उससे अच्छा है कि थोड़ा सा पार्शल जो है प्रॉफिट बुक कर लिया जाए। तो पहली बात तो ये है कि मैंने कल कुछ पार्शल प्रॉफिट बुक किया है। कुछ समझदार आप में से जो लोग होंगे, आपने भी किया होगा, क्योंकि आ, ये मौके होते हैं। ये सब बॉटम फिशिंग तो सभी देख लेते हैं, कम भाव है तो खरीदने की कोशिश सभी करते हैं, लेकिन ये भी एक टेक्निक होती है कि सेल ऑन राइज, जब बढ़ता है तो बेचना भी ज़रूरी होता है समय समय पर। क्योंकि जैसा कि हम अक्सर बात करते रहते हैं कि एक फ्लो बना रहना ज़रूरी है, और मुझे नहीं लगता कि सबके पास इतनी इनकम है कि वो इसमें पंप करते रहते हैं। बीच बीच में पैसा कम हो जाता है, और जब पैसा कम हो जाता है या पैसा होता ही नहीं है इन्वेस्टिंग के लिए, मेरे साथ तो कई बार मौके आते हैं, तो उस वक्त मैं क्या करता हूँ, उस वक्त मैं इन्वेस्ट करता हूँ टाइम। जैसा कि मैंने कल बोला था आपको, वेट एंड वॉच। उस वक्त सिर्फ मैं वेट एंड वॉच करता हूँ, ये नज़र रखता हूँ कि क्या चल रहा है, कहाँ क्या चल रहा है, कहाँ पे नज़र रखनी चाहिए। तो इनडायरेक्टली प्लान चलता है दिमाग में, तो ये काम करता हूँ। तो आप भी जब कुछ खरीदने को पैसे ना हो, फुल्ली आप इन्वेस्टेड हो, तो कम से कम टाइम तो इन्वेस्ट कर ही सकते हैं थोड़ा और डीपली स्टडी करने के लिए। तो अब कल वीकली एक्सपायरी है। मार्केट का रुझान पॉजिटिव होने की तो कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही। नेगेटिव कितना होगा ये वक्त बताएगा, या आने वाली खबरें, आज रात की खबरें, या कल क्या कुछ होता है, ये प्रोलॉन्ग करती है लड़ाई, वो डिसाइड करेगा आगे आने वाला टाइम। तो फिलहाल थोड़ा सा सावधान रहिएगा। जहाँ मौका मिले थोड़ा बहुत घर ले आइएगा पैसों को,
अच्छा रहता है ऐसे टाइम पे प्रॉफिट बुक करना। सारा मत बेचिए, पार्शियल प्रॉफिट तो कर ही सकते हैं। हाँ, मुझे याद आया, एक मैंने सरकारी बैंक भी बेचा, शायद पंजाब एंड सिंध बैंक। मुझे लगा तो अच्छा प्रॉफिट दे रहा है तो जाने दो। वैसे भी सरकारी बैंक मैंने बहुत सारे इकट्ठे किए हुए हैं, जो जो मैंने आपको बताए हैं सारे इकट्ठे किए हुए सभी मेरे पास है। महाराष्ट्र बैंक, JNK, इंडियन ओवरसीज बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। तो ढेर लगा रखा था, कल निकाला क्योंकि मुझे पैसे चाहिए थे, और पैसे भी घाटे में नहीं चाहिए थे, प्रॉफिट बुक करने के लिए चाहिए थे। तो मुझे याद आया बैंक भी मैंने बेचा। चलिए अब आगे चलते हैं। SIP की हम बात कर रहे थे पिछली बार, तो अब बात लोग करते हैं कि अलग अलग उम्र में अलग अलग एसेट्स होने चाहिए। अगर 20-30 साल के हैं तो ज़्यादा जोखिम ले सकते हैं लोग, और स्मॉल कैप में ज़्यादा लगाने चाहिए, और जब 50 साल से ऊपर हो गए या 60 साल से ऊपर हो गए हैं तो डेट में लगाने चाहिए, इक्विटी में जाना नहीं चाहिए। सब लोगों की अलग अलग राय है। मेरी राय टोटली अलग है। मेरी अपनी फिलॉसफी है। मैंने पहले भी शायद किसी और बात में जिक्र किया था कि मुझे नहीं लगता इसका उम्र से कोई लेना देना है। इसका लेना देना है, नंबर 1, आपका गोल क्या है। नंबर 2, टाइम होराइजन क्या है, कितने टाइम के लिए है। अगर आप 20-25 साल में है तो जाहिर है कि 30 साल के लिए है। 30-40 में है तो 20-25 साल के लिए है। अगर आप 50 में है तो कम से कम 10 साल तो है ही, 10 या 15। क्योंकि 10 साल इसलिए कह रहा हूँ कि 60 साल के बाद तो आपको फल चखने की ज़रूरत पड़ेगी, रिटर्न चाहिए आपको गुजारा करने के लिए। तो 50 के बाद भी 10 से 15 साल का होरिजन बन जाता है। यानी कि मेरी नज़र में पहली चीज़ इंपॉर्टेंट है गोल, किस किस बात के लिए कर रहे हैं हम। अपना रिटायरमेंट इनकम के लिए कर रहे हैं। अगर आपके पास पेंशन है तो वो तो सोने पे सुहागा है, अगर नहीं है तो रिटायरमेंट इनकम बनेगी, उसके लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड में। दूसरा गोल क्या है, ये हो गया। इसके बाद कितना रिस्क ले सकते हैं, तीसरी चीज मेरी नज़र में ये आती है। गोल, टाइम और रिस्क एपिटाइट कितनी है। एक 25 साल का लड़का भी कंजर्वेटिव हो सकता है, और एक 60 साल का जवान बच्चा भी रिस्क लेने की हिम्मत रख सकता है। तो ये निर्भर करता है इंडिविजुअल डिफरेंस से, इसको हम बांध नहीं सकते उम्र से। अब बात आती है कि कहाँ कहाँ लगाने की ऑप्शन है। अब लोग कहते हैं कि भाई खतरा नहीं लेना है, लार्ज कैप में लगा दो। थोड़ा सा ज़्यादा लेना है, मिड कैप में लगा दो। और ज़्यादा लेना है, स्मॉल कैप में लगा दो। अनडाउटेडली रिटर्न सबसे ज़्यादा स्मॉल कैप में मिलते हैं, उसके बाद मिड कैप में मिलते हैं, और सबसे कम लार्ज कैप में मिलते हैं। और लार्ज कैप थोड़ा सा सेफ साइड में होते हैं, तो सेफ गेम है होता है। इनडायरेक्टली अच्छा तो यही रहता है कि आप एक प्राइमरी कोर पोर्टफोलियो बना के और बेफिक्र हो जाए, फिर इधर उधर खेलते रहे आप। अब थोड़ा सा और चेंज आ रहा है, वरना मैं शुरू में तो ये कहने वाला था कि आप एक लार्ज ले लीजिए, एक मिड ले लीजिए, एक स्मॉल कैप ले लीजिए। लेकिन अब थोड़ा ट्रेंड चेंज हो रहा है। एक थीमेटिक फंड हो गए। थीमेटिक फंड का तो मैं फेवर नहीं करता हूँ, लेकिन कुछ फंड ऐसे आ गए हैं, जैसे लार्ज कैप मिड कैप एक में ही है, मिड कैप स्मॉल कैप, लार्ज कैप स्मॉल कैप, तो इस तरीके से आ गए हैं। तो हम इस तरीके से भी ऑप्शंस को देख सकते हैं कि हमें कौन सा फंड सूट करेगा, कितने टाइम के लिए हमें लगाना चाहिए। ये ध्यान रखिए, मैं बार बार बोलता हूँ, 10 साल से कम के लिए कोशिश ना करें। अगर आपके पास आपका गोल नज़दीक से नज़दीक है, 7 साल से कम तो सोचे भी ना। लमसम तो बिल्कुल ना सोचें, लमसम का बेनिफिट तो मिलता ही नहीं है 10 साल से पहले, और मैं तो कहता हूँ कि म्यूचुअल फंड का भी नहीं मिलता है। उसके बाद आती है, म्यूचुअल फंड भी दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट और रेगुलर। डायरेक्ट आप लगाते हैं तो जाहिर है कि आपकी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है वो कम लगती हैं, और आपको कम खर्चा देना पड़ता है एग्जिट लोड का और एंट्री लोड का। जबकि रेगुलर में 1%, किसी में 1.5%, 2% तक फंड मैनेजर का हिस्सा होता है, जो जो उनको देना पड़ता है। वो अपने आप ही कट जाता है, आपको तो क्या देना पड़ता है। और तीसरी ऑप्शन बढ़िया होती है ETF की। ETF कोई भी आप चुन सकते हैं, किसी भी तरह का चुन सकते हैं। वो तो मैं अगली वीडियो में बात करूंगा। थोड़ा लिस्ट मैंने बना रखी है, कुछ और उसको रिफाइन कर रहा हूँ कि कितने साल के लिए कौन सा कुछ लेना चाहिए। तो आपके पास कई ऑप्शंस हैं।
पहला तो मैं स्ट्रिक्टली ये बोलूँगा कि आपके पास कम से कम 4 या 5 स्ट्रीम होनी चाहिए, 4 या 5। या तो आप लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, 3 हो गए। चौथा आप गोल्ड और पांचवा आप सिल्वर। या लार्ज और मिड कैप का एक कॉम्बिनेशन हो गया, उसके बाद स्मॉल कैप और मिड कैप का एक कॉम्बिनेशन हो गया, या फ्लेक्सी कैप का हो गया। इस तरीके से आप रख सकते हैं। मल्टी एसेट फंड भी एक आया हुआ है। मल्टी एसेट का मतलब होता है वो डाइवर्सिफाइड होता है। डाइवर्सिफाइड का मतलब गोल्ड भी होगा, डेट भी होगा, इक्विटी भी होगी। तो उसमें रिटर्न इतना ज़्यादा नहीं मिलता, लेकिन थोड़ा सेफ्टी बढ़ जाती है। इसके बाद अब डाइवर्सिफिकेशन की बात आ गई है, तो मेरे विचार से डाइवर्सिफिकेशन के लिए ज़रूरी है कि आपका, जैसे एक गोल्ड तो हो गया, डाइवर्सिफिकेशन हो गया, वो आपका इंटरनेशनल इकोनॉमी में भी थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। चाहे वो यूएस में हो, चाहे वो आपका चाइना में है, चाइना में भी कर सकते हैं, यूरोप में हो। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, वो ज़रूरी है। अगर आप शेयर्स का थोड़ा बहुत नॉलेज रखते हैं तो इक्विटी में डायरेक्ट जा सकते हैं, अदरवाइज इंडेक्स फंड बेहतरीन है, इंडेक्स फंड में जा सकते हैं, एटीएफ में जा सकते हैं। मेरे पास है कुछ लिस्ट, मैं आपको बता दूंगा, जिसमें मेरा लगा हुआ है, वो भी मैं बता दूंगा आपको। अदरवाइज सिंपल फंड होता है डाउ का, वो ले लीजिए, S&P 500 ले लीजिए। अदरवाइज टेक्नोलॉजी में ज़्यादा जाना है तो आप नेस्डेक का ले सकते हैं। मोतीलाल ओसवाल का नेस्डेक का फैन बहुत बढ़िया है, नेस्डेक 100 फंड ऑफ फंड है उसका नाम। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये ऑप्शंस हैं जो हम अपने आप चुन सकते हैं। किसी की सलाह मत लीजिए, मैं हूँ या कोई भी हूँ, पैसा आपका है और बुद्धिमान है आपके। जब आप इन्वेस्टमेंट की जर्नी पे निकले हैं तो आप समझदार तो हैं ही। तो ये देखिए आप कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं। मैं तो ये कहूँगा कि आप कम से कम जहाँ भी डालें 85 को तो सेफ रखें। जैसे मिड कैप हुआ, लार्ज कैप हुआ, या ऊपर के और ऑप्शंस हुए, 15% पे जो भी आपको रिस्क लेना है वो लीजिए। और उस ऊपर वाले में भी 15% में भी मैं चाहता हूँ कि कम से कम मेरे विचार में 10% गोल्ड जरूर होना चाहिए, 5% आप सिल्वर रख सकते हैं। सिल्वर की डिमांड आने वाले टाइम में बढ़ने वाली है, क्योंकि इसकी यूटिलिटी बैटरीज में, मेडिसिन में बढ़ती ही जा रही है। सिर्फ ये आभूषण की मोहताज नहीं रह गई है चांदी, इसके उपयोग बढ़ते जा रहे हैं, तो आने वाले टाइम में ये बढ़ेगी। वो बात अलग है कि इक्विटी के हिसाब से, स्मॉल कैप मिड कैप के हिसाब से इसके रिटर्न नहीं बनेंगे, वो तो सोना भी नहीं देगा, क्योंकि सोने का तो एक लकीली हुआ कि 40-42% इस साल आपको मिल गया। ये हर साल ऐसा नहीं देता है सोना, तो बाई चांस की बात है। तो इतना उम्मीद ना रखें, और इतनी उम्मीद आप इक्विटी से भी ना रखें। मैं बार बार बोलता हूँ, जो 25-30% की उम्मीद लगा के बैठे हैं मत लगाइए। मैं जो इन्वेस्टमेंट करता हूँ अब 10 से लेके 15% CAGR की मान के चलता हूँ। ज़्यादा मिलता है तो वो हमारी अपनी स्किल्स हैं कि हम कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, किस तरीके से करते हैं। और एक बेहतरीन चीज़ है, मोटा इन्वेस्टमेंट है। अगर आपके पास गुंजाइश है तो, जहाँ पे मैंने पहले भी कई बार जिक्र किया है, शहर से दूर छोटे छोटे कस्बों में नई कॉलोनीज डेवलप होती हैं, नए डेवलपमेंट्स होते हैं, तो छोटे छोटे प्लॉट्स या सेक्शन लेके आप डाल सकते हैं। अपार्टमेंट्स नहीं, सेक्शन लेके आप डाल सकते हैं, तो वहाँ पे भी अच्छा रिटर्न मिल जाता है। ये निर्भर करता है कि आपकी पॉकेट किस तरीके से अलाउ करती है, लेकिन मेन चीज़ यही है कि फ्लो बना रहना चाहिए। इनफ्लो होगा तभी आप पैसा बना पाएंगे। और यहाँ पर मैं एक चीज़ और याद दिला दूँ, इस इन्वेस्टिंग के चक्कर में अपने वर्तमान समय को बिल्कुल ना भूलें कि जोड़े जाएं बुढ़ापे के लिए, और फिर इस उम्र को हम ऐसे ही गंवा दें। 20 से 25% अपनी टोटल इनकम का हर हालत में, हर कीमत पर अपनी डिज़ायर को पूरा करने के लिए ज़रूर ज़रूर लगाएं। बार बार कहता हूँ मैं, क्योंकि वो ज़िंदगी बार बार नहीं मिलने वाली है। तो 25% ज़रूर कीजिए। 25% अगर इनकम का इन्वेस्ट करें, दैट इज़ मोर देन सफिशेंट। और अगर माँ बाप के पास रह रहे हैं तो जो खर्चे का 50% मैं बोलता हूँ, उसमें से जितना बचा सकते हैं उतना बचाइए। या आप म्यूचुअल फंड कर रहे हैं तो 10 साल का कीजिए ना, ताकि आपका प्रॉपर्टी के लिए डाउन पेमेंट हो जाए, और आप अपना जो भी घर खरीदना चाहते हैं, अपना आशियाना बनाना चाहते हैं, वो इन्वेस्टमेंट नहीं है लेकिन ज़रूरी भी है लाइफ में। एक इमोशनल इमोशनल एसेट है वो, जो ज़रूरी है लाइफ में होना। एक सेटिस्फेक्शन सा मिलता है इमोशनल। फाइनेंशियल गेन की उम्मीद ना करें, वैसे तो इनडायरेक्ट फाइनेंशियली
एप्रिसिएशन तो होता ही है, लेकिन हम उसकी बात नहीं करते क्योंकि हम उसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में गिन ही रहे हैं। तो जब हम उसको गिन ही नहीं रहे हैं तो वो चीज़ें बेनामी हो जाती हैं। तो कहने का मतलब सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है, इनफ्लो रखिए। इनफ्लो अगर नहीं है तो इनकम जनरेट करने की कोशिश कीजिए, कहाँ किस तरीके से आप इनकम जनरेट कर सकते हैं। और अगर आप फुल्ली इन्वेस्टेड हैं तो कुछ ना करें, हाथ पैर ना मारें, सिर्फ टाइम को इन्वेस्टमेंट करें, सीखें मार्केट में क्या हो रहा है। यकीन मानिए मैं भी कई कई घंटे लगा देता हूँ कई बार जब पैसे नहीं होते हैं कि अगला कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा। तो मेरे ख्याल से भटका तो नहीं हूँ शायद मैं, मुझे लगता है कि मैं सही राह में चल रहा हूँ। तो मेन चीज़ ये है कि सेल ऑन राइज ज़रूर सीखिए। कंक्लूज़न ये है, सेल ऑन राइज। नंबर 2, म्यूचुअल फंड में जब आपका इन्वेस्टमेंट होगा तो सबसे पहले आपका गोल, होराइजन ज़रूर होना चाहिए। ये दोनों चीज़ें, उसके बाद आप डिसाइड करेंगे ना कि कितना हर महीने डालना है। अगर आपने पहले ये सोच लिया कि मुझे 10 साल के बाद 1 करोड़ रुपया चाहिए, अगर 10 साल में आपको 1 करोड़ चाहिए तो भाई 50,000 हर महीने निकालना पड़ेगा। अगर हम 12% का एक नॉर्मल CAGR मान लें तो 50,000 10 साल में 12% के हिसाब से 1 करोड़ हो जाता है। अगर आप 25,000 कर रहे हैं तो 20 साल तक कीजिए, लगभग 2.5 करोड़ हो जाता है, वही 12% के हिसाब से। तो ये निर्भर करता है कितना पैसा चाहिए। पहले गोल किस लिए चाहिए, टाइम, कितना टाइम है आपके पास, तीसरा कितना पैसा आपको चाहिए। फिर आप आ जाइए, एज वेज को भूल जाइए, इसे कुछ नहीं रखा, क्योंकि एज तो अपने आप एडजस्ट हो जाती है जब आप अपना गोल निर्धारित करते हैं। जब आप गोल निर्धारित कर रहे हैं बच्चों की एजुकेशन का तो जाहिर है कि आप 30, 40, 45 के आसपास हैं। बच्चों की शादी का कर रहे हैं तो 40, 45, 50 के आसपास हैं। और अगर आप आशियाने की बात कर रहे हैं या ज़िंदगी भर के लिए वेल्थ बना रहे हैं तो जाहिर है कि 25-30 के आसपास की बात कर रहे हैं। अगर हम रिटायरमेंट की बात कर रहे हैं तो जाहिर है कि हम 50 साल में शुरू कर रहे हैं और हम ने अलग से कर दिया है कि बच्चों की शादी का, एजुकेशन का, और ये मेरा रिटायरमेंट का आगे की सेविंग हो रही है, जिसको हम कल आगे आने वाले टाइम में SWP करेंगे। वो मैं आऊँगा बाद में, मेरे दिमाग में है वो कि SWP को मैं किस तरीके से SIP के साथ कंबाइन करूँ, एंड स्पेशली 25 से 30 साल वालों के लिए, ताकि वो आने वाले टाइम में बेफिक्र हो जाएं अपने बुढ़ापे से भी। वैसे भी कहते हैं कि एज बढ़ रही है, मुझे नहीं लगता कि एज हिंदुस्तान में बढ़ रही है। जिस तरीके से दिल्ली का हाल देख रहा हूँ, बहुत बुरा हाल है। स्कूल वगैरह सब कुछ बंद हो गए हैं, सांस लेना भारी हो गया है। फेफड़े मजबूत हैं हम लोगों के जो दिल्ली की इस हवा में सांस ले रहे हैं। और कल तो बड़ी शर्म आ रही थी मुझे, आज सुबह मैं कल वाला वीडियो देख रहा था, सुधीर चौधरी जो 9 बजे आता है, कि एक्सपायर्ड ट्रक जो सड़क पे चलने के लायक भी नहीं है, 18-18 साल के जो ट्रक हो गए हैं, या जो ट्रक जिनको परमिशन भी नहीं है, केवल 200 रुपये, बाकायदा ड्राइवर का इंटरव्यू वो दिखा रहे हैं, कितना दिया, 200 रुपये। अरे यार, स्कूल कॉलेज बंद करने से, कंस्ट्रक्शन वर्क बंद करने से क्या होगा जब बॉर्डर तुमने खुले रखे हैं, 200 रुपये में तुम आने दे रहे हो ऐसे ट्रक जो सड़क पे चलने लायक भी नहीं है, तो प्रदूषण कहाँ से कम होगा, कैसे कम होगा। पहले इस भ्रष्टाचार रूपी प्रदूषण को खत्म कीजिए ना, ताकि लोग बाहर भागना बंद कर दें। क्यों भागते हैं बाहर, इसीलिए भागते हैं लोग शायद। अपना तो वो सोचते हैं कि हम तो काट लेंगे किसी न किसी तरीके से, लेकिन बच्चे अगर इस इतनी गंदी हवा में अगर सांस लेंगे, इस क्राइम भरे, पोल्यूशन भरे, और ऊपर से दुनिया भर के वो रिजर्वेशन भरे माहौल में बच्चों का भविष्य कैसे होगा, हर कोई सोच रहा है। और पता नहीं सरकार कब जागेगी। जागेगी भी तो क्या जागेगी, पॉपुलेशन इतनी है, जब इम्प्लीमेंटेशन होता है तो करप्शन आ जाता है और वो सब सरेआम धज्जियाँ उड़ाते हैं कानूनों की। कुछ नहीं होता है। बताइए, जब खुलेआम ट्रक दिल्ली की सड़कों पे आ रहे हैं, डीजल वाले ट्रक, सबसे ज़्यादा डेंजरस पोल्यूशन तो वही फैलाते हैं, तो क्या फ़ायदा ये स्कूल कॉलेजेस बंद करने का, या हरियाणा पंजाब में पराली का दोष देने का, या दिवाली को दोष देने का। मुझे नहीं लगता, ये सब बेकार की बातें हैं। हमें रूट कॉज जो है ना, हमारा करप्शन है, उसको बंद करना चाहिए। लेकिन वो हो नहीं सकता क्योंकि कोई भी सरकार पेन नहीं लेती है। वो इसलिए पेन नहीं लेती है कि जो MLAs MPs या मंत्री बनते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं, वो सिर्फ पैसे के लिए ही तो लड़ते हैं। मोदी जी शुरू शुरू में तो टाइट रहे, जब उन्होंने देखा कि बगावत शुरू हो गई है सख्ती करने पे,
और वो भी ढीले हो गए हैं। मुझे लगता है कि करप्शन उसी लेवल पे आ गया जो कांग्रेस के टाइम में हुआ करता था। चलिए देखते हैं क्या होता है, ये तो हमारे बस में नहीं है, और हम कमज़ोर लोग हैं। जब चीज़ हमारे बस में नहीं होती तो हम भागने की कोशिश करते हैं, लड़ नहीं सकते। लड़ के करेंगे भी क्या? पॉल्यूशन से लड़ेंगे आप? नहीं लड़ेंगे। रिज़र्वेशन से लड़ेंगे आप? नहीं लड़ सकते। करप्शन से लड़ेंगे आप? नहीं लड़ सकते। तो क्या चारा बचता है? अगर पढ़े लिखे हैं, अगर हिम्मत कर सकते हैं तो बाहर भागेंगे, और नहीं तो फिर वही धीरे-धीरे घुट-घुट कर मरते रहेंगे। लेकिन फिर भी मातृभूमि जिंदाबाद, ग्रेट इंडिया बोलते रहेंगे। मैं भी बोलता हूँ, हिंदुस्तान जैसा देश दुनिया में कोई नहीं है। मैं आज भी बोल रहा हूँ, मेरे भारत जैसा महान देश नहीं है। हमारी जो वैल्यूज़ हैं, हमारी जो कल्चर है, हमारा जो भाईचारा है, कितना ही सड़गल गया हो, लेकिन बाहर के देशों से आज भी बहुत बेटर है। काश ये पोल्यूशन और करप्शन, ये दो बस ख़त्म हो जाते तो शायद सब कुछ ठीक हो जाता। चलिए देखते हैं, वक्त आएगा तो। आज के लिए इतना ही, शायद लंबा हो गया है, सॉरी।